फिर जब आप जो विजुअल कुछ देख रहे थे, पाकिस्तान के तूल अर्ज में हालात कुछ इस तरह के हैं, 16 से 18 घंटे जो है बिजली जा रही है और लोग साइकोलॉजिकल मरीज बन चुके हैं। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि बेशतर जगहों पर ये प्रोग्राम देखे नहीं जा रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान में लोड शेडिंग जो है अपनी इंतहा तक पहुंच गई है। बिजली का बहरान, डैम कोई मौजूद नहीं है और यहाँ पर अभी दूर दूर तक कोई ऐसी प्लानिंग नजर नहीं आ रही पिछली हुकूमत की हद तक एटलीस्ट, कि जिसकी वजह से ये लगे कि अभी कुछ अरसे में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी और बिजली जो है वाफिर मिकदार में लोगों को मिलेगी। इंडस्ट्री जो है उसकी हाल खराब हुआ, लोगों का हाल खराब हुआ, हर तबका फिक्र पे इसके असरात है, ना सिर्फ मईशत पर, ना सिर्फ इंसानी जानों पर, इंसानी जिंदगी पर, साइकोलॉजिकली लोग जो है पाकिस्तान में वो मरीज बन गए। पाकिस्तान अंधेरों में डूबी हुई एक ऐसी कंट्री जिसको अब लीड करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। उनके सामने चैलेंज जो है इनॉर्मस है। आज के इस प्रोग्राम में दहशतगर्दी पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले और उससे बढ़कर एनर्जी क्राइसिस, क्योंकि एनर्जी ने पाकिस्तान की मईशत को भी तबाह कर दिया है। इसमें बात करने के लिए मेरे साथ जो एक्सपर्ट लोग मौजूद होंगे और जो ग्राउंड रियलिटीज हमें रिपोर्ट करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेंगे जनरल रिटायर्ड जुल्फकार साहब, आप साबिक चेयरमैन वापडा के, बहुत वार्म वेलकम। इसके अलावा डॉक्टर सलमान मुबारक मन, उनसे पूछेंगे कि हजारों एकड़ में फैला हुआ थर कोल का जो कोयला है उसकी मौजूदगी में भी आज तक अभी तक पाकिस्तान में बिजली क्यों नहीं प्रोवाइड हो सकी। अभी हम आपको ले जाएंगे सीधा फैसलाबाद, जहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है इंडस्ट्री के हिसाब से। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है, पंजाब में बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है उसको तबाह कर दिया है लोड शेडिंग ने पिछले कई सालों से। महीउद्दीन हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद है, क्या बताएंगे हमें, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। महीउद्दीन, फैसलाबाद से पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है, यहाँ पे इम्पैक्ट जो है बहुत इनॉर्मस है, उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? जी बिल्कुल कामना साहब, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो फैसलाबाद की शनाख्त भी कहा जा सकता है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। फैसलाबाद की पावर लूम्स, फैसलाबाद की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जहाँ पर कपड़ा प्रिंट होता है या तैयार होता है, फैसलाबाद की होजरी गारमेंट्स की जो फैक्ट्रियाँ हैं, तो तमाम की तमाम फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। 20 घंटे की लोड शेडिंग कहने को तो बड़ी आम सी बात है, लेकिन 24 घंटे में अगर 20-22 घंटे बिजली बंद रहेगी तो मजदूर का चूल्हा कैसे चलेगा, उससे जुड़े हुए ख़ानदान किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, ये तो वो सवालात हैं जिसके बाद किसी के पास जवाब नहीं। पिछले दौरानिए में हमने देखा फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग हुआ करती थी, कोई 8 से 10 घंटे या 12 घंटे तक लोड शेडिंग होती थी। फैसलाबाद के जो टेक्सटाइल फीडर्स हुआ करते थे, जो जहाँ फैक्ट्रियों की 80% तक कंजप्शन फैक्ट्री एरिया में होती थी, वहाँ को उसको 4 से 5 घंटे के लिए बिजली बंद की जाती थी। मगर गुज़श्ता चंद माह से तमाम के तमाम शेड्यूल ख़त्म कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं केनाल रोड के एक सनती इलाके में खड़ा हूँ। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पूरे का पूरा इलाका तारीकी में डूबा हुआ। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है। फैसलाबाद में कॉटेज इंडस्ट्री के स्टाइल में चलती हैं ये पूरे का पूरा इंडस्ट्री है। ये पावर लूम्स लगी हैं। मैं आपको पावर लूम्स फैक्ट्री में ले जाता हूँ ताकि आप ग्राउंड की सूरत हाल बताएं। ये स्क्रैप बन रही हैं लूम्स, ये कपड़ा बनाना चाहते हैं, धागा इस पे चढ़ा हुआ है, मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सब के सब बंद हैं। इस तरीके से तकरीबन, ये सिर्फ एक ही एरिया नहीं है फैसलाबाद में, इस तरीके से तकरीबन 60-70 बड़े सनती इलाके हैं फैसलाबाद के जो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंद पड़े हैं। अच्छा महीउद्दीन साहब, आपके साथ लोग मौजूद हैं, वहाँ के लोकल जो है हमें बता सके कि किस तरह का बहरान फेस कर रहे हो? बिल्कुल शायद साहब, ये सब मजदूर हैं जो अपनी फैक्ट्रियां बंद करके यहाँ पर खड़े हैं। इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। आप बताएं कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और किस तरह गुजारा कर रहा है मजदूर? ये इतनी लोड शेडिंग हो रही है, 24 घंटे में से 22 घंटे आ रही है। हम 22 घंटे आती है, बंद होती है? बंद होती है। अभी 5 मिनट आई, अभी बंद हो गई है। हम क्या करें, लोड शेडिंग इतनी हो रही है। घर का गुजारा कैसे कर रहे हो? बस कुछ नहीं, गुजारा हो नहीं रहा। सुबह की खाना खाया हुआ है बस, अभी शाम को मिलेगी। आप बताएं जी, लोड शेडिंग हो रही है, किस तरह घर का मजदूर की क्या जिंदगी चल रही है? बहुत औखा काम हो गया। सवेर दे आन के बैठे, घंटा लाया मैं। कितने बजे घर से आए थे? 6 बजे दे। सुबह 6 बजे के आए हुए हैं और सिर्फ 1 घंटा लाइट है? 1 घंटा। तो फिर क्या किचन कैसे चलेगा? खाना पीना कैसे चलेगा? खाना पीना इदा ही घर दे बैठे हुए, असी बाहर बैठे हैं, ना गैस आ रही ना बत्ती है। शाहिद साहब, ये तमाम सूरत हाल है। ये मजदूर हैं, फैक्ट्रियों के मालकान भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम फैक्ट्री के मालिक से बात करते हैं जो यहाँ हमारे साथ मौजूद है। ये कौंसिल ऑफ पावर लूम से जो मालिकों की नुमाइंदा तंजीम है। आप राम साहब ये बताएं, कितने घंटे की लोड शेडिंग है? क्यों नहीं आपका मसला हल हो रहा? आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, क्या मसला बना हुआ है? जी, तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग है। मैं समझता हूँ कि हमारी फैक्ट्रियाँ जो हैं ये मशीनों का कब्रिस्तान बन चुकी हैं और ये इंतहा हो चुका है। ये सिर्फ बदअमालियों का नतीजा है, करप्शन का नतीजा है। ये लोग फर्नेस है। रोज का कितना कपड़ा जो है वो नहीं बन पा रहा? सिर्फ फैसलाबाद में कितने करोड़ मीटर है? जी 1 करोड़ 40 लाख हमारी प्रोडक्शन है और 1 करोड़ मीटर कम से कम कपड़ा जो है रोज का नहीं बन रहा। 5 करोड़ हमें आपने फैसलाबाद एक
केस के तौर पे दिखाया, लेकिन व्यूअर्स आपको बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में हालात यही है। और ना सिर्फ मजदूर रो रहे हैं, ना सिर्फ काम करने वाले मालिक भी जो है वो रो रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर समर मुबारक मंद के पास जाते हैं जो कि एक्सपर्ट है कोयले से बिजली पैदा करने के हवाले से, और वहां पे थरकोल में उनका एक प्लांट भी लगा हुआ है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में शॉर्टफॉल जो है मसनूई है, असली है, और कब तक इस पर काबू पाया जा सकता है, क्या चैलेंज है मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए। डॉक्टर समर साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको इस शो में। ये इस वक्त जो टोटल क्राइसिस है, अगर आप आवाम को जो है वो सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहे तो मुल्क में शॉर्टफॉल कितना है और बिजली पैदा करने की हमारे पास सलाहियत कितनी है इस वक्त लोकल? जी, हमारे पास इस वक्त जो पावर जनरेशन हो रही है और जो डिमांड है उसके दरमियान तकरीबन 6 से लेकर 7,000 मेगावाट का डेफिसिट है, गैप है। ठीक है, कभी वो 6.5 हो जाता है, कभी 6.25 हो जाता है, कभी 6 हो जाता है, कभी 7 हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कोई पावर स्टेशन खराब हो जाए, कोई ठीक हो जाए। तो आप समझ लीजिए कि कंफर्टेबली 7,000 मेगावाट बिजली हमें और बनानी चाहिए ताकि ये लोड शेडिंग खत्म हो सके। हमारे पास इस वक्त थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं, जो इस वक्त नहीं काम कर रही, वो तकरीबन 8,000, 7,500, 8,000 मेगावाट की प्लांट्स हैं जो खराब पड़ी। हमें उन प्लांट्स में बॉयलर्स रिप्लेस करने की अशद जरूरत है, और वो बॉयलर्स अब फर्नेस ऑयल की बजाय अगर कोयले के पे चलने वाले हम लगाएं तो हमें बहुत फायदा होगा। कल को हमारा अपना जब कोयला दस्तयाब होगा तो हम अपना कोयला यूज कर सकें। फिलहाल बॉयलर लगाकर हम इंपोर्ट करके कोयला उनको चला सकते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट टर्म में यही सोल्यूशन है 8-9 हज़ार मेगावाट बिजली जनरेट करने का। और इस जो मैं कह रहा हूँ इसमें तकरीबन 6 से लेकर $7 बिलियन की लागत आनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। दोस्त ममालिक हेल्प करना चाहते हैं, चाइना बनाता है बॉयलर्स, वो हमें बॉयलर्स दे दे, कोई और जो भी हम लोग को हेल्प करना चाहे तो इतनी हमें चाहिए इस वक्त इनपुट, ताकि ये हम 7,000 मेगावाट बिजली जनरेट कर लें। फिर हमारी टोटल पावर जनरेशन जो है वो तकरीबन 20-21 हज़ार मेगावाट तक पहुंच जाएगी, और हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इतनी ही है, ये पूरी फुल फंक्शनल हो जाएगी। फिर हमें अगले 4-5-7 साल राइट। डॉक्टर साहब, ये जिस थरकोल की आप बात कर रहे हैं, ये सिंध का जो एरिया है, इस पे मैं बेसिकली पिछले साल आया था। यहाँ पे तो हजारों मुरब्बा फुट की जमीन है जिसके नीचे कोयला है, वो तो वेस्टेड पड़ी हुई है। उसमें हुकूमत सिंध ने पिछले 5 साल में क्या पिछले कई दिहाइयों में कोई काम नहीं किया। तो ये जगह, ये हुकूमत सिंध के पास क्या जवाब है? कभी अगर आपकी उनसे बात होती हो कि आप भी वहां पे एक छोटे से हिस्से में काम कर रहे हैं, कि ये इतना बड़ा इलाका, वसी इलाका जो पाकिस्तान खुद कफील कर सकता है बिजली के हवाले से, इस इलाके को यहाँ से कोयला क्यों नहीं निकाला गया, यूटिलाइज क्यों नहीं किया गया, इसको बिजली की रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? हुकूमत सिंध का क्या मौकफ है इसमें? देखिए, कोयला वहाँ पे 9,600 मुरबा किलोमीटर पे मुहित है। ठीक है जी। अब इस 9,600 किलोमीटर के नीचे, मुरबा किलोमीटर के नीचे जेर जमीन 160 से लेके 180 मीटर की गहराई पे पूरा सब कोयला का आप समझ लें एक पूरी कोल सीम बिछी हुई है। और 9,600 में से 64 हमारे पास है, बाकी सारा फारिग पड़ा हुआ है, ताकि वहां पे कोई माइनिंग करता या कोई गैस बनाता, कुछ तो कोई करता ना। तो किसी ने वहां पे कुछ इतने सालों में अभी तक किया नहीं, सिवाय जो जुबानी जमा खर्च के। 5-6 मल्टीनेशनल कंपनीज ने लीज ली जमीन की, किसी ने 100 किलोमीटर की ली, किसी ने 80 किलोमीटर की ली, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के थरकोल एनर्जी बोर्ड से, और सब ने कहा कि हम इतनी माइनिंग करके इतनी बिजली बनाएंगे, हम माइनिंग करके इतनी बिजली बनाएंगे। सब ने अपने मंसूबे पेश करने के बाद लीज ली। उसके बाद 4-4, 5-5 साल तक जब उन्होंने कुछ नहीं किया वहां पे, तो फिर सिंध गवर्नमेंट ने उनकी लीज कैंसिल कर दी। जाहिर है वो कैंसिल होगी लीज। अब इस वक्त 2-3 कंपनीज के पास लीज है। एक एंग्रो सिंध के पास एंग्रो सिंध कंपनी है, एक चाइना ग्लोबल है और उनके पास लीज है, और एक हमारे पास लीज है। अब हम तो खैर जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जितना गवर्नमेंट पैसे डालती है उतना काम कर सकते हैं। हमें तो उन्होंने पैसे सिर्फ 10% दिए हैं पिछले 3-4 साल में, हम क्या करें और क्या ना करें। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो $multi-billion कंपनीज हैं जिन्होंने लीज ले रखी थी, उन्होंने इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया कि वो खायफ थे कि अगर हम बैंकों से लोन लेके, या अपना पैसा कोई नहीं लगाता, सब लोग बैंकों से लोन लेके लगाते हैं, और बैंकों से लोन लेने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट की बैंक गारंटी मांगते हैं कि अगर वो पैसा डूब जाए तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की बैंक गारंटी कैश करा के वो एक तरफ हो जाए। तो वो सब लोगों ने बैंक बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे बेसिकली गारंटीज का मसला। लेकिन आप वापडा के चेयरमैन रहे, इस वक्त जो है हालात इतने टेंस है कि शायद वापडा का ऑफिस ज़ेर ताब दोबारा आ जाए, इससे पहले भी हमले मुजाहिर होते रहे। जनरल साहब, आप समझते क्या है कि बेसिकली ये हम बिजली प्रोड्यूस क्यों नहीं कर सके इतने सालों में? क्या डैम इज द ओनली इशू, या इसके अलावा कोई और भी ऑप्शंस थे जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया कामरान। बुनियादी तौर पे इस जो इशू है उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो बड़ा दूर की बात है, इमीडिएट सोल्यूशन अवेलेबल है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि तकरीबन डिमांड जो है 17,000 मेगावाट है और जनरेशन 11,000 मेगावाट है।
लेकिन हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 21,500 मेगावाट है। बड़ा सिंपल है, वापडा की अपनी जनरेशन कैपेसिटी 5,000 मेगावाट, लेकिन सिर्फ 1,000 मेगावाट जनरेट हो रही है क्योंकि उनके प्लांट दे आर नॉट प्रॉपर्ली मेंटेन, उनके पास गैस नहीं है, उनके पास ऑयल नहीं है। इस तरीके से जो IPPs हैं उनकी कैपेसिटी अबाउट 9,000 मेगावाट, वो सिर्फ 5,500 मेगावाट दे रहे हैं, जबकि वो पूरा 9,000 मेगावाट दे सकते हैं अगर उनको गैस मिले, पेमेंट मिले और उनको ऑयल मिले। तो इमीडिएट सोल्यूशन ये है कि हमें ये चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे इमीडिएट सोल्यूशन क्या गैस प्रोवाइड करनी चाहिए। वी हैव टू लेकिन डॉक्टर साहब ने ये भी तो कहा ना कि बेसिकली अगर कोयला वहां थरकोल से हम गैस के लिए ले, अभी शुरू करें 4 साल लगेंगे उसमें। नो, आई डोंट एग्री विद दैट। उसकी वजह कि इमीडिएट जो सोल्यूशन है वो तो फर्नेस ऑयल इज अवेलेबल इन द कंट्री, इफ द पेमेंट इज मेड, आप पेमेंट करें तो फर्नेस ऑयल लें और उनको प्लांट चलाएं क्योंकि प्लांट अवेलेबल हैं। इस तरीके से वापडा के अपने प्लांट जो हैं पूरे मेंटेनेंस की वजह से वो बंद पड़े हैं, 5,000 मेगावाट की वजह से 1,000 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं। तो इमीडिएट सोल्यूशन के पहले 100 दिन के अंदर ये अगर हम 2 काम करें तो 6,000 मेगावाट जनरेट हो सकता है। और मेरे ख्याल में, और मेरी ये कंसर्वेटिव ओपिनियन है कि इमीडिएट जो लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो सकता है विद इन द फर्स्ट 100 days। इट इज पॉसिबल टू रिजॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम लोड शेडिंग, नंबर 1। नंबर 2, अगस्त के महीने में सप्लाई और डिमांड का फर्क जो है वो कम हो जाएगा, उसमें हमें देखना पड़ेगा 2-4 घंटे की लोड शेडिंग उसके अंदर होगी, लेकिन दैट इज आल्सो मैनेजेबल। तो देयर इश्यूज यहाँ तो सर्दियों में भी जो है 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती रही है लास्ट ईयर। देखने की बात यह है कि जब मैनेजमेंट नहीं होगी, मिसाल के तौर पे आप अपनी बात की वापडा की, जबकि वापडा का बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वापडा सिर्फ हाइडल और वो वाटर के प्रोजेक्ट कर है। पेप्को इज अ महकमा, लेकिन किसी बंदे को पेप्को का नहीं पता क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के नीचे है, जिसका एक जॉइंट सेक्रेटरी पेप्को का बॉस है, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर वाटर एंड पावर, ही इज द एमडी पेप्को, सो देयर इज नो ओनरशिप। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए लोगों की समझने के लिए कि जो ऑप्शंस नवाज शरीफ साहब ने अभी बताई हैं, जिसमें एक चीन से न्यूक्लियर सेक्टर लेने की रिक्वेस्ट की गई है, इंडिया से बिजली लाने की बात की गई है, ईरान गैस पाइपलाइन ऑलरेडी एग्रीमेंट मौजूद है, उसको भी आप साइड पर छोड़ दें। ये दोनों ऑप्शंस जो है, चाइना से सिविल न्यूक्लियर प्लांट लेना या और उससे बढ़ के इंडिया से जो है बिजली लेना, आपके ख्याल में ये जो है फौरी तौर पर पाकिस्तान मसला हल कर सकता है? देखिए, जहाँ से न्यूक्लियर प्लांट का ताल्लुक है उसकी गेस्टेशन पीरियड इज अबाउट 5 years। हमारे पास 2 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं चाइना से, जो हमने 325 मेगावाट ईच, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त अंडर ऑपरेशन है जी। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। इमीडिएट सोल्यूशन इज कि हमारे पास जो अवेलेबल वसाइल हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक इम्पोर्ट बिजली फ्रॉम इंडिया का ताल्लुक है, आज से 10 साल पहले भी ये इशू हुआ, जो पाकिस्तान में सरप्लस बिजली थी और हम इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहते थे 10 साल पहले। और मैं इंडिया गया, नवाज शरीफ साहब ने मुझे भेजा था वहाँ पे जब मैं वापडा था। तो इंडिया में वो जब प्राइम मिनिस्टर थे, जी हाँ, जब प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया में बिजली इस वक्त डेफिशिएंट है। तो पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं कि इंडिया से इंपोर्ट कर लें, इंडिया में कौन सी जगह से इंपोर्ट कर लें? दूसरे, इंडिया में बिजली जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो आपको किसी प्रोविंस करना पड़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे जाते जाते किस तरह ये बता दीजिए कि बेसिकली आप मशवरा कर देंगे हुकूमत को, इतनी ऑप्शंस में से सऊदी अरब से ऑयल की ऑप्शन भी है, जैसे चाइना की हमने बात की वो ऑप्शन भी है, ईरान गैस पाइपलाइन की ऑप्शन है, थरकोल की ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन कौन सी है जो फॉर रिलीफ दे सकते हो? कितनी जल्दी फॉर रिलीफ आ सकता है? 100 days के अंदर अगर हमने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, इमीडिएट इशू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गेट फर्नेस ऑयल फ्रॉम सऊदी अरब एंड रन द पावर प्लांट्स। अच्छा। इसके बाद क्रैश बेसिस के ऊपर जो हमारे पावर प्लांट्स हैं वापडा की, उनको आप मेंटेन करें। इंस्टेड ऑफ 1000 मेगावाट दे शुड जनरेट 4000 मेगावाट मिनिमम। नंबर 3 इज द इशू विद रिस्पेक्ट टू पेप्को एंड नेप्रा। ठीक है, पेप्को शुड बी डिसॉल्व एंड वापडा शुड बी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हो, ताकि उसकी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हो। बिजली होगी तो उसके बाद सारा कुछ होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन वाले मामला। बिजली इसकी हो, बिजली इज अवेलेबल, इसकी मैनेजमेंट की बात है। लास्ट थिंग इज द करप्शन इन द सिस्टम, इट इज पोर गवर्नेंस इन माय ओपिनियन, व्हिच इज मोस्ट बेसिक इशू द पोर गवर्नेंस। ये हर जगह अगर इंप्रूव हो तो इंशाल्लाह ताला इंप्रूव हो सकता है। मौजूद थे व्यूअर्स, बिजली की लोड शेडिंग पे जो है वो आइंदा आने वाले वक्तों में बात होती रहेगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने स्पीच की थी अपनी कुछ दिनों पहले अपने 9 इलेक्टेड मेंबर्स के साथ, तो उन्होंने उस वक्त ये हमें इंडिकेशन दी है कि बिजली का बहरान जो इतना सिंपल नहीं है कि वो शायद पहले 100 दिनों में या शायद बड़ा जल्दी हल हो जाए, बल्कि उन्होंने अज़रा मजाक जो है वो शहबाज शरीफ साहब को भी रेफर किया कि कई दफ़ा उन्होंने जज्बाती स्पीच के अंदर 6 महीने साल का टाइम दे दिया, तो लगा ऐसे कि बज़ाहिर ये मामला इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आज अगर मामले को प्रायोरिटी में लाया जाए और सही डायरेक्शन में जाया जाए तो भी कुछ साल लग जाएंगे। अब देखना यह है कि पहले 100 दिन में जो है वो PMLN की गवर्नमेंट जो है वो बिजली की एनर्जी क्राइसिस के हवाले से एजेंडा क्या सेट करती है, ईरान गैस पाइपलाइन से लेकर इंडिया तक, और थरकोल जो कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सिंध गवर्नमेंट
जो बोर्ड है, जो अथॉरिटी है उसके थरकोल के ऊपर, उसका जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन है वो सीएम सिंध होता है। तो वो सीएम सिंध जो है वो नवाज शरीफ साहब के कहने पे फेडरेशन को फैसिलिटेट करेगा कोयले की, जो समर मुबारक साहब कह रहे हैं, या वो पहले सिंध के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए उसके लिए यूटिलिटी करेगा। ये एक पॉलिटिकल सवाल है जो कि आइंदा आने वाले वक्तों में आएगा। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बी अवेयर रहना चाहिए आइंदा आने वाली गवर्नमेंट को भी पावर में कि पीपल्स पार्टी हुकूमत जो है वो बहुत से लिहाजों से इस वजह से भी डूबी कि बिजली के बहरान पे काबू नहीं पा सकी। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा क्राइसिस, दहशतगर्दी इस वक्त फेस कर रहा है। इस पे बात करेंगे मुल्क के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स से। हमारे साथ रहिए। इस प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। 2013 जब पाकिस्तान में एक नई क़यादत जो है मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत जो है उसमें PMLN की गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो मुल्क जो है वो जकड़ा हुआ है एनर्जी क्राइसिस में, मईशत की बदहाली उसके साथ अटैच्ड है और साथ साथ दहशतगर्दी जिसने मईशत से लेकर एनर्जी तमाम चीज़ों के ऊपर एक बहुत बड़े जिन के तौर पर काबिज है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो रेलिवेंट हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं। उनका तारुफ आपसे कहा दूँ, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, नौमुंतखब नून लीग के MNA, बहुत मुबारक हो जावेद साहब, आप इलेक्ट भी हुए और आज तशरीफ लाए प्रोग्राम। फरीद प्राचा साहब पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, जमात इस्लामी की तरफ से अहम तरीन रहनुमा है, लाहौर की पॉलिटिक्स बड़ी गहरी नज़र है। प्राचा साहब बहुत वार्म वेलकम आपको भी। और आपका अलाइंस है खैर पख्तूनख्वा में PTI के साथ, तो उस पर बात की। शाहिद सैयद साहब जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कराची से लेके आगे सेनेट तक इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी को जो है वो लीड कर रहे हैं मुख्तलिफ अफेयर्स के ऊपर। जावेद साहब कोई स्ट्रेटजी समझ आती है और कितने साल में डिस्कशन क्या हो रही है इस वक्त आप लोगों की कोर टीम्स के अंदर एनर्जी के हवाले से? मतलब 6 महीने, साल, 1.5 साल, क्या रियलाइजेशन है कितने अरसे में? हालात तो बड़े ख़राब है, लोड शेडिंग की पहले मैं बात कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेररिज्म पे देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन से पहले भी हमने होमवर्क किया था कि अगर हमें खुदा के फजल करम से हुकूमत मिलती है तो ये अजाब है कौम पे जी, और मुल्क बहरान में घिरा हुआ है एनर्जी क्राइसिस की वजह से। उस पर हमने थोड़ा काम किया हुआ था और 11 मई को जब हमें कामयाबी मिली तो उसके बाद एक बड़ी टीम के साथ काम हो रहा है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हम इसको सालों में नहीं महीनों में। लेकिन मुझे एक चीज़ क्लियर कर दीजिए कि शहबाज शरीफ साहब तो ये कहते रहे ना 6 महीने, साल, 1.5 साल, जिस वक्त फेडरल में गवर्नमेंट पावर में नहीं थे। अब मियाँ साहब ने जो खिताब किया उसमें आप भी थे, आई थिंक अलहमरा में जो खिताब हुआ, तो उसमें जो उन्होंने इंडिकेट किया उसमें उन्होंने तो कहा जी मैं एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकता। तो इससे इंडिकेशन यही मिला कि शायद 6 महीने में या साल में मामला खत्म होने वाला नहीं है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, समर साहब जो है, डॉक्टर समर, वो भी कहते हैं अगर कोयले को आज शुरू किया जाए, कोयले से अगर एनर्जी लेनी है तो 4 साल लग जाएंगे। तो आपके ज़हन में ऐसी ऑप्शन क्या है कि जो साल से पहले रिलीफ मिल जाए या वाकई 2-2.5 साल अभी कम से कम लगेंगे? देखिए कामरान, पहली बात तो यह है कि ये बुरहान इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी पैदावार रोज़ बरोज़ कम होती गई और इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ता गया। अब हम 2 तरह से बिजली पैदा कर रहे थे, एक तो पानी से और दूसरा ऑयल से। ऑयल महंगा होता गया और वो हमारी पहुंच से बाहर होता गया और जो ही ये क्राइसिस बढ़ता गया, मेरी अर्ज सुने ना, मेरी अर्ज सऊदी अरब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जितना ये क्राइसिस बढ़ता गया, ये बुरहान बढ़ता गया, इसकी चोरी भी उतनी बढ़ती गई और हमने कोई पानी से कोई छोटा बड़ा डैम 13 सालों में कोई नहीं लगाया, बल्कि 14 साल हो गए। 12 अक्टूबर 99 के बाद इस पर काम हुआ ही नहीं। जिसको सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी इस इशू को, 2 हुकूमतें पिछली जो हैं उन्होंने इस पर कोई काम ना किया। अब मेरी गुजारिश ये है कि इस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ सऊदी अरब से भी बात चल रही है नहीं? तमाम जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे काम बात हो रही है। क्या सजेस्ट करेंगे आप? ऑप्शन तो बहुत है, इंडिया से भी मंगवाने की ऑप्शन है, ईरान गैस पाइपलाइन मौजूद है लेकिन वो भी एक्टिव ही नहीं हुई, सऊदी अरब से भी ऑयल की ऑप्शन है। आप क्या सजेस्ट करेंगे मौजूदा हुकूमत को बीइंग ऑपोजिशन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल मसला तो हल होगा जब डैम बनेंगे। 1974 के बाद से लेकर आज तक कोई डैम नहीं बना, नया बड़ा डैम। बहरहाल जो फौरी मसला है, फौरी मसले की 3 बातें हैं जो मैं मुख्तसरन। पहली बात यह है कि 700 अरब रुपए का सर्कुलर डट है, इसका बंदोबस्त करना चाहिए। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मौजूद है, बिजली आ सकती है, बिजली पैदा नहीं हो रही, उसकी तरफ तवज्जो करना चाहिए। अपग्रेड किए जाएँ जो सारे यूनिट भी हैं और उसके साथ ये है कि जी वहाँ से जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको लिया जाए। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि जो लाइन लॉसेज हैं, 37% लाइन लॉसेज हैं, कुछ टेक्निकल हैं, कुछ चोरी के हैं, इनको ख़त्म करके तो बिजली को इसके अंदर लाया जाए। तीसरी अहम बात यह है कि जो एक बड़े पैमाने की करप्शन हो रही है, अब भी हो रही है, यानी इस वक्त भी शहर लाहौर में कुछ इलाकों के अंदर 22-22 घंटे है लोड शेडिंग और कुछ इलाकों के अंदर सिर्फ 2 घंटे है।
26,000 रुपया फी घंटा बिजली बिक रही है, फिरोख्त हो रही है। यही हमारे जो इस वक्त वापडा के अंदर वो जो करप्ट लोग भरे के थे, 2-2 करोड़ रुपए पर सीटें बिकी हैं। जो एक्सियन, जो एससी, राजा साहब का भांजा भी यहाँ, भतीजा भी, कई अपने वो लगे हुए हैं। यानी वो ये है कि बिजली बिकती है, वो लोगों को नहीं मिल रही, और दूसरी तरफ फैक्ट्रियां चल रही हैं और उनके बिल भी नहीं आ रहे। ये वो अहम बात है जिसकी तरफ फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। शायद सैयद साहब, आपकी हुकूमत खैर पख्तूनख्वा में थी 2010 के बाद, आपके पास राइट था वहां बिजली पैदा करने का, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं थी, पैसा नहीं था, ऑयल नहीं था, या आपकी स्ट्रेटजी या प्रायोरिटी में वो शामिल ही नहीं था, दहशतगर्दी वगैरह आपकी प्रायोरिटी थे शायद सैयद साहब लोड शेडिंग के हवाले से? कामरान शाह साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि 2010 से पहले आपने बड़ा अच्छा किया, अगर डेट भी होता, उससे पहले तो 18वीं तरमीम से पहले तो कोई सुबह कोई इख्तियार ही नहीं था। हमारे पास तकरीबन कोई 24 प्रोजेक्ट है जो कि किसी को शायद मालूमात नहीं हो, जिसपे कुछ पे काम शुरू हुआ है, किसी की विजिबिलिटी है, लेकिन हमारे पास पख्तूनख्वा में पिछले ये जो 2-3 साल हुए है इसमें काम भी शुरू हुआ है। मलाकंड को भी हमने बढ़ाया, और भी डेमो को हमने कोशिश किया हुआ है, और उस पर काम भी शुरू हुआ है, किसी की विजिबिलिटी बनी हुई है। तकरीबन कोई 2100 मेगावाट का हमारे पास डिटेल भी है, अगर आप कोई लेना चाहे तो मैं दे सकता हूँ। ऐसी बात है कि काम नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ जो क्लियर करना चाहता हूँ, और आपको 2-4 मिनट दे रहे, इस मुल्क का सबसे बड़ा जो नासूर है वो है दहशतगर्दी। ऐसे इलाके हैं कि वहाँ पर काम करना भी मुश्किल है, वहाँ पर आपके इंजीनियर जो लोग जाते हैं उनका अगवा का और ख़तरे भी होते हैं। ये कई मसाइल का जड़ है दहशतगर्दी। और दूसरा है करप्शन। जिस तरह से मैंने अभी सुना, वाकई इसमें करप्शन बेतहाशा है। और यहाँ पे फर्निश आयल का मसला है, हम कैपेबल है, हम 20,000 मेगावाट बिजली बना सकते हैं। हमारी जो पूरा पाकिस्तान की जो टोटल ज़रूरत है वो 16-17,000 है। अगर हम 12,000 भी बना ले तो भी मसला हल हो जाए, लेकिन उसमें अब बदकिस्मत ये है कि पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? ये जब इन लोगों ने ये जो डेस्को बन गया, उसके पहले एस्को, पेपको, प्लाना, मुल्तान, फैसलाबाद, फिर रिकवरी नहीं है। वहाँ पर सिफारशी भर्तियाँ भी हैं, पैसे भी, लोग सीटें भी बिकी है, और सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ एहतसाब नहीं है। हमारे पास मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है अभी भी। जैसा इसको है, उसने अगर लोड डाल दिया, ज्यादा डाल दिया, तो वो फिर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। ये तो मामला हो गया ऑब्वियसली, ये तो 5 साल में पहले भी कुछ हो सका, आइंदा देखते का। लेकिन आपने जो नुक्ता उठाया वही प्रोग्राम का अगला मौजू भी था कि दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान में बहुत अहम इशू। आपने कहा कि दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला, देयर इज नो डाउट, खैबर पख्तूनख्वा में। अब आपकी हुकूमत ऑब्वियसली नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन आपको लगता नहीं कि अब ये मसला शायद हल हो जाए? क्योंकि पाकिस्तान की 2 मेन स्ट्रीम पार्टीज जो है वो काम करने जा रही है जो आप नहीं कर सके 5 साल में। यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है तालिबान के साथ मुज़ाकरात, मेरी अर्ज सुन ले, उसके बाद आपको पूरा टाइम दूंगा। यानी मियां नवाज शरीफ साहब तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब जो है वो तो पहले ही बिलीव रखते हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात के बगैर दहशतगर्दी की जंग जो है वो खत्म नहीं हो सकती। तो वो काम करने जा रहे हैं जो आप नहीं कर सके 5 साल में। तो अब तो चांसेस हैं दहशतगर्दी खत्म होने के। बिल्कुल, इससे उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जो हालात है, जो पहले इलेक्शन से पहले जो हम समझ रहे थे कि फखरुद्दीन साहब इलेक्शन कराए, मगर वो हकीमुल्लाह मसूद ने इलेक्शन करवा करके उससे पहले ही बताया था कि ये पार्टी नहीं हो, तो वही हुआ। अब मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे मरकजी सदर पंजाब वाली साहब ने ये बात की कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, किसी अलायंस में नहीं जाएंगे, लेकिन उसने बहुत अच्छी बात की। अगर पाकिस्तान वाला सुनना चाहे और कुछ समझने की कोशिश करे, अगर पीस के लिए बात होगी, अमन की बात होगी, कोई भी होगा हम उनका साथ देंगे। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे जो हमारे साथ हुआ था। जब हमने APC कॉल किया था तो इमरान खान साहब भी नहीं आया था, मनोहर हसन साहब भी नहीं आए थे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ये जो आज ये बात करके सबको एक पिच पे होना पड़ेगा, हम वो भी कदगान वो भी नहीं करेंगे आप हमारे पास नहीं थे और हम भी बदला लेंगे। नहीं, पीस के लिए, मुल्क के लिए, इस मजहब के, इस्लाम के लिए हमारी कोई अना नहीं है, कोई कदगन नहीं है। अगर पीस के लिए कोई भी काम करेगा हम इनके साथ देंगे, और जाहिर हमारी कोशिश होगी। अब भी जो तालिबान का डिमांड था कि तीनों पार्टियों हमारे गारंटेड है, तो नवाज शरीफ का एक स्टेटमेंट आया था, उसने कहा था कि चूंकि अगर हम तालिबान से बात करें तो हमारा सदर पाकिस्तान पे भरोसा नहीं, हुकूमत पे भरोसा नहीं है, लिहाजा अब हुकूमत भी उनकी है, वो जाने और उनके साथ वो बात करने वाले जाने। हम खुश होंगे कि वो बात करें, इस मसले को हल करें। ये मसला मजहब का मसला है, इस्लाम का मसला है, बदनाम करने के साजिश हो रहा है, और ये मुल्क का मसला है। लिहाजा हमारी कोई इसके ऊपर अना नहीं है, कोई कदगन नहीं है। जब चाहे जिधर चाहे हम इनके साथ देंगे, हमें अमन चाहिए। प्राय साहब, APC में आपने तो आप तो गए नहीं कि APC में, जो कि आपको जाना चाहिए था सूलन, लेकिन चले वो तो हो गया किस्सा माजी। अब आप है खैबर पख्तूनख्वा में लाइट हुकूमत के अंदर, आप ऐसा क्या करेंगे इन अगले कई सालों में दहशतगर्दी को लेकर जो ANP और पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं कर सकी और आप कर देंगे? देखिए, ये मामला तो बहुत बड़ा है, यानी इसके बारे में जितनी भी बात की जाए कम है, इसलिए कि मुल्क के बहुत सारी चीज़ें
रुकी हुई हैं, बेपनाह मसाइल हमारे हैं जिनका हमें सामना करना पड़ा है, लोग बेगुनाह लोग मरते हैं, और उस सारे मामले को किसी न किसी तरीके से हल करना चाहिए। इसके एक पहलू तो वो है कि जी तालिबान के साथ मुज़ाकरात हों, जो बहुत ही अहम बात है। दूसरी बात यह है कि जो पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िका करारदादें पास की थी, उन मुत्तफ़िका करार जिसमें तमाम पार्टियों का कंसेंसस था, उसको बुनियाद बनाया जाए और पॉलिसी रिविजिट की जाए। इनसे मुख्तलिफ क्या करेंगे आप? ड्रोन तो आप नहीं गिरा सकते ना, ये भी नहीं गिरा सकते। तो लेकिन मामला ये है ना कि जी क्या हम इसी तरह बेबसी के साथ चलते क्या करेंगे सर? मैं ही तो यानी क्यों नहीं गिरा सकते? पहली बात यह है ना कि जी क्यों नहीं गिरा सकते? अगर इंडिया का शाहिद सैयद साहब, आप जरा मौका दें, आपने तो बड़ा काम कर लिया है माशाल्लाह वहां पे। अब ये ना कि जी जो ड्रोन अगर आ जाए इंडिया की तरफ से, तो क्या हम यहाँ मुज़ाकरे करेंगे? मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये मुल्क पे हमला है ना, अगर अमेरिका की तरफ जाएगा तो खैर है। आप शाहिद सैयद साहब ये लुकमेबाजी बंद करें। बहुत आपने लुकमे दे दिए हैं। जो वहां कराची के अंदर आपके तवस्सुत के साथ वहां पर जो खूनी खेल खेला गया है, जो अभी तक खेला जा रहा है, आपको कोई उसकी तो अच्छा आप ये कह रहे हैं कि ड्रोन गिरा सकते हैं। ये है ना कि ये एक ऑप्शन है, उससे पहले बात करनी चाहिए, मनवाना चाहिए। मुंतखब हुकूमत है, कोई पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की भी कोई अहमियत है, मनवाना चाहिए उनसे। जस्टिफिकेशन है हमारे पास बात करने की कि हमारे मुल्क की आज़ादी पर सालमियत पे हमला है। खुद मियां नवाज शरीफ साहब की तकारीर इसमें मौजूद है, उनके बयानात मौजूद हैं। तो ये एक ऐसा मामला है कि इसका अगर अगला पहलू आ जाए कि ड्रोन जो है उनको डी कोड करके उतारा जाए, जैसे ईरान ने उतारा है। बहुत टेक्निकल हो गया, उसको डी कोड करके उतारा जाए, मतलब ये फैसिलिटी भी जो है वो मैं ऑप्शन बयान कर रहा हूं ना। ऑप्शन नंबर 1, ये तो बड़ी साइंटिफिक ऑप्शन आपने दे दी। पॉलिटिकल जब लतीफ साहब ब्रेक से वापस आऊंगा, आपसे पूछूंगा कि आप डी कोड करेंगे ड्रोन को या क्या करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में आपको बहुत वार्म वेलकम। बिजली की लोड शेडिंग से लेकर दहशत गर्दी तक बड़े बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के, और हुकूमत जो है वो जावेद लतीफ़ साहब की है। तो लतीफ़ साहब बेसिकली करेंगे क्या? अब ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा है। अब इनके लिए तो बड़ा आसान है, कह रहा है ड्रोन मार गिरा है, डी कोड कर दे। आपके लिए तो ईजी नहीं है, करेंगे क्या? अमेरिका भी है, सऊदी अरब भी है, प्रेशर सारे आपके ऊपर। देखें, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान को नेशनल सिक्योरिटी स्टेट से निकाल कर, उस पोजीशन से निकाल कर एक फलाही रियासत बनाना होगा। आज पाकिस्तान को जितने मसाइल हैं, ये अपने हमसायों से तल्लक अच्छा बना के हम इस बहरान से निकल सकते हैं। पाकिस्तान आज दहशत गर्दी की खुद ज़द में है, और दुनिया में ये कहा जा रहा है हम दहशत गर्द हैं। आज अगर अफ़गानिस्तान में आप लोग जो रजिस्ट कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, उनको कोई तालिबान कहता है, अगर बलूचिस्तान में कोई रिजेंटमेंट है, कोई लोग लड़ रहे हैं, तो उसको कोई अलहदगी पसंद कहता है, कोई और नाम देता है, कोई दहशतगर्द कहता है। अगर फ़िरका वारियत की आग में आज जो पाकिस्तान जल रहा है, उसको कुछ और नाम कोई लोग देंगे। लेकिन सबको एक तनाज़र में ना देखें, एक नज़र से ना देखें, सबको अलग ट्रीट करना होगा। और जंग में भी मुकालमे होते हैं, डायलॉग होते हैं। तालिबान से मुज़ाकरात में आर्मी ऑन बोर्ड है, क्योंकि कियानी साहब की तो स्टेटमेंट है, वो तो कहते हैं कि गुमराहकुन अक़लियत को शिकस्त दी इलेक्शन में, तो वो तो बड़ा क्लियर है तालिबान के हवाले से। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो वो कहते हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात मैं वही अर्ज कर चुका हूँ कि अफगानिस्तान में जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ डायलॉग और करना होगा, और उनको नज़र से देखना होगा। बलूचिस्तान तालिबान की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में सूरत हाल है, या फिरका जो लोग मजहब के नाम पे लड़ रहे हैं या मुल्क के दफा के लिए लड़ रहे हैं, इन दोनों से अलग अलग करना होगा। शायद साहब बड़े क्विकली मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं, उनका जवाब दे दें, वक्त की किल्लत है आपके लिए भी मेरे लिए भी। पहले तो ये बताइए काइंडली कि जब आप हुकूमत में थे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन तो होगी कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इस हक में है कि तालिबान से उस तरह के मुज़ाकरात किए जाएं जो तहरीक इंसाफ करना चाहती है या मियां नवाज शरीफ साहब करना चाहते हैं। पहले तो ये मुख्तसर बता दें, फिर अगला सवाल करूंगा मैं। देखो, सबसे पहले कामरान साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये डबल गेम जितना भी है ख़त्म होना चाहिए। तालिबान हमारे हिसाब से टीटीपी वाला हो, या अफगानिस्तान के तालिबान हो, या अलकायदा हो, या लश्कर जंग हो, दूसरा, ये सारे जितने भी है इनका माइंड सेटअप एक है, सोच एक है। ये हमारी गलतफहमी है। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारी जंग नहीं, ये अमेरिका की जंग है। आज भी ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर तालिबान अटैक करते हैं, पाकिस्तान में वो बोलता है मेरे पे अटैक अमेरिका ने कर दिया। ये जो डबल गेमें कर रहा है, इसको खुदा के लिए बंद करना पड़ेगा। आर्मी की सोच दहशतगर्द करना, ठीक है, आर्मी की सोच आपने 5 साल आर्मी के साथ रहे। हाँ जी, फौज ने क्लियर करके ये बताया कि ये हमारी जंग है। जो हमारे जीज को मारा है, जो हमारे फौजियों को शहीद कर रहा है, ये हमारी जंग है और हमें खुद निपटना है। नहीं सर, फौज तालिबान से, पाकिस्तान की फौज तालिबान से बुनेर में जी
बिल्कुल स्वान में बुनेर ने फौज ने साथ भी दिया, कुर्बानियां भी दी और मजीद भी रहेगा, लेकिन हम सियासतदानों को जो है डिप्लोमेसी छोड़नी पड़ेगी, मुनाफिकत छोड़ना पड़ेगा। शायद साहब मैं ये कह रहा हूं कि फौज जो है वो तालिबान से मुज़ाकरात के हक में है या नहीं है, मैं ये सवाल है मेरा। नहीं, उस एक लिमिट तक है ना, वो तो जाहिर है हम भी है। वो लिमिट क्या है? वो लिमिट क्या है? वो क्या लिमिट है? वो लिमिट ये है कि भाई वो हुकूमत की रेट माने फिर बात करेंगे। अगर वो बोले कि नहीं, जो मैं बोलता हूँ यही कानून है, जमहूरियत इस्लाम में नहीं है, तो फिर हमारे फौज आप कैसे मानेंगे? देखें, पहली बात तो यह है कामरान कि जब डायलॉग होते हैं उससे पहले दो फरीक जो हैं वो आसमान ज़मीन का फासला होता है उनका। जब डायलॉग की मेज पर आते हैं तो एक दूसरे का नुक्ता नजर समझने में आसानी है, लेकिन उसके बाद आगे चल की बात। एक सेकंड, मुझे एक और जो आप बार बात कर रहे हैं कि एक अदारे को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। पाकिस्तान के मफाद में तमाम अदारे, पॉलिटिशियन, सियासी दीनी जमातें जो हैं, ये पाकिस्तान की बका का मसला है, पाकिस्तान के अमन का मसला है। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं जिस इदारे को आप ऑन बोर्ड करना चाह रहे हो कि अभी तक की सोच क्या आपके लिए इजी हो जाएगा? जो आज से पहले उस अदारे की सोच थी, आज वो सोच नहीं है। यही सवाल है ना, वो तो अभी अब चलेगा और कभी भी ये नहीं होगा कि हम उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर। वो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ प्राय साहब, एक तो मुनाफिकत की बात होगी, दूसरा अब ये बता दीजिए कि बेसिकली तालिबान तो बात करते हैं स्ट्रेट अवे, उनकी कुछ शराइत जिनमें वो लचक डालने को तैयार ही नहीं है। जमहूरियत में उनका खास पर्सपेक्टिव है, वो ये कहते हैं कि इस जंग से आप निकलेंगे उसके बाद हम बात करेंगे, इसमें तो कॉम्प्रोमाइज वो करते नहीं है। किस तरह एड्रेस करेंगे इस इशू को? अच्छा, एक बात तो ये है ना जी कि मुनाफिकत तो ये है कि आप किसी दहशतगर्दी को सहारा दे रहे हो और किसी दहशतगर्दी की मुखालफत कर रहे हो। मुनाफिकत तो ये है, हम जब करते हैं तो हम कहते हैं कि जी कोई भी दहशतगर्दी हो, किसी भी बेगुनाह आदमी को मारा जाए, वो तालिबान के नाम पर मारा जाए, वो किसी दहशतगर्द हमले में मारा जाए, खुदकुश हमले में मारा जाए, ड्रोन के जरिए मारा जाए, अमेरिका मारे या कराची के अंदर फत्ताखोर उसे कत्ल करें या जो है वो लिसानी बुनियादा पर हो, ये सारी दहशतगर्दी है। दहशतगर्दियों में तकसीम नहीं करनी चाहिए, जो तकसीम करता है वो मुनाफिकत करता है। मुनाफिकत तो असल में ये है। फिर ये कि अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो यहाँ रेमंड डेविस तो गिरफ्तार हुआ है ना, एक नेटवर्क तो पूरा मौजूद है, इसलिए वो भी कोई मफरूजा नहीं है। श्रीलंकन टीम पर अगर हमला हुआ है, अगर चाइना के इंजीनियर, इसलिए ये बात जो है जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाए, जमहूरियत को वो नहीं मानते, न माने, उनकी बात किसी ने नहीं मानी। ठीक है, वो बात जो है वो सबके सब जंग किसकी बता दें जनाब, क्योंकि आप खैर पख्तूनख्वा में हुकूमत करने जा रहे हैं ना इमरान खान साहब के साथ, तो मैं इसलिए जानना जरूरी है आपका परसेप्शन क्या है। ये जंग उस वक्त शुरू हुई थी जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, नेटो अफवाज वहां पे आई, तो ये जब वहां से शुरू हुआ ना, उससे पहले नहीं थी, उससे पहले हमारा एक फौजी भी वहां नहीं था। शाही साहब, उनका तो क्लियर मौकफ है पीटीआई का भी और इनका भी कि जंग जो है, तो अब ये आप बता दीजिए कि इसमें क्या मुजायका है कि अगर तालिबान ये कहें कि जी अमेरिका से आप विड्रॉ कर लें अपने आप को, तो ये बड़ा मुश्किल होगा हुकूमत के लिए, और आपके लिए बड़ा मुश्किल था उनकी जंग से विड्रॉ करना। भाईजान, ये तो अभी तो छठ भी इनका, पट भी इनका, अब ये जाने इनका काम जाने, हमें अमन चाहिए और हम इनका साथ देंगे, हम कोई मुनाफिकत नहीं करेंगे, दहशतगर्दी हम कंडेम करेंगे, वो कराची में हो, वो कौमियत के नाम पे, वो मजहब के नाम पे, वो किसी भी नाम पे हो, और दुनिया में कहीं पर भी हो। हम अफगानिस्तान भी दहशतगर्दी कंडेम करते हैं, हम हिंदुस्तान में भी करते हैं, हम पाकिस्तान में भी करते हैं, खुदा की जमीन पे जहां भी दहशतगर्दी हो हम उसको कंडेम करते हैं। तो वैसे कामरान साहब, मैं गुजारिश करूंगा, असल हकीकत यह है जो प्राचा साहब को भी कहना चाहिए, मैं खुद ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान की दाखिला खारजा पॉलिसी अस्सिर नौ कौमी मफाद में आपको बनाना होगी, इसके बगैर पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान के हमसाये में आपको उनसे डायलॉग उनसे भी करना होगा। कश्मीर काज जो है उसको, ये जो सर्द खाने में पड़ा उसको भी डायलॉग के जरिए उसको भी हल करने की तरफ बढ़ना चाहिए। ये जो है ना कि डायलॉग नहीं करना चाहिए, बंदूक से किसी को ये छोड़ देना चाहिए। कोई भी डायलॉग पे सपोर्ट कर दे, मैं इस बंदे की सपोर्ट करता हूँ, ये जो कहते हैं सही कहते हैं, मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ। तो ये मनमोहन सिंह के साथ अगर ताल्लुक ठीक करे, बात यह है कि गवर्नमेंट को इतराज, सवाल ये है, हम भी कहते हैं डायलॉग ही होना चाहिए, डायलॉग ही हल है, लेकिन वो डिस्प्यूटेड तो माने ना, वो तनाजा तो माने। कश्मीर को जब और आज भी मानते हैं, आना तो जब ये मुज़ाकरा, आप एक वो चाहते हैं कि हमारे साथ आप डायलॉग करें, हर चीज को फ्रीज कर दें, पहले हम जो है वो अपने CBM करें, हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें,
हम जो है वो नॉर्मलाइजेशन करें, ये अल्फाज हैं उनके, ये हम ये समझते हैं कि इन अल्फाज के इन 13-14 सालों में इससे पहले ये नहीं थे। इन अल्फाज की बुनियाद जब पर आप अगर कोई बेहतर पोजीशन में होंगे, जब पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में होगा तो उनका मौक़िफ़ में तब्दीली आएगी। शायद साहब एक बात बताइए कि होंगे उनके मौक़िफ़ में हुकूमत पाकिस्तान जो कुछ भी कर ले बॉर्डर पे अपने ताल्लुकात ठीक करने के लिए, पाकिस्तान में जो और एक्टर्स हैं जिनमें हमारे जिहादी ग्रुप्स हैं, जिनमें हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि कश्मीर पे खास मौक़िफ़ रखती हैं, वो भी तो ऑन बोर्ड लेना जरूरी है ना पाकिस्तान के दाखिली खारजी मसाइल को देखते हुए। शायद सैयद साहब कामरान साहब बिल्कुल मैं ये एग्री करता हूँ। हमारे पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि सब पार्टियों को एक पिच पे आना होगा, फिर हमें अपने स्टेब्लिशमेंट के पास जाना होगा और फिर हमारी स्टेब्लिशमेंट मिल करके फिर हमने करज़ई से बात करनी होगी, करज़ई से बात करके फिर हमने हिंदुस्तान से बात करनी होगी और फिर हमने ईरान से बात करनी पड़ेगी और फिर हम सब मिलके अमेरिका से कहेंगे कि तुम क्यों हमारे खत्ते में आकर गए। ये पूरा रीजन का मसला है, ये बच्चों का गेम नहीं है। ये जो लोग कहते हैं हम ड्रोन गिरा देंगे या हम करप्शन खत्म कर देंगे या हम दहशतगर्दी खत्म कर देंगे, आज हम हार के खुश है। क्यों खुश है? इसलिए खुश है कि ये करके दिखाए, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, मजहब हमारा है, मुल्क हमारा है। अगर इसमें अमन आता है तो हम अपने बच्चों की कुर्बानियां जब देते हैं तो हम इनके साथ क्यों नहीं देंगे, हम इनके साथ देंगे, हम खड़े रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर आज जो फिरका वारियत की आग है, ये भी हमसाये ममालिक की भड़काई हुई आग है। ईंधन वो फराम कर रहे हैं अपनी लड़ाइयों को। पाकिस्तान उसमें इंडिया भी वैसे आता है मुबैना बहुत से हैं, लेकिन मैं गुजारिश यही कर रहा हूं कि अब हमें उस तो बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि इंडिया से मुज़ाकरात करते हुए इस चीज को मद्देनजर रखें कि बलोचिस्तान में जो मूवमेंट चल रही है उसके पीछे भी बात पूछ पानी जो रोका जा रहा है, उसमें बात सारी चीजों को सामने रखते हुए डायलॉग करना होगा। ये नहीं अपने एजेंडे पे बात करेंगे, कौमी मफाद में बात करेंगे। साहब आखिरी कोई 10 सेकंड कुछ कहना है? मैं तो ये कहता हूं ना जी, किसी चीज को सरेंडर करके अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो वो मुज़ाकरात आखिरी सवाल है। नवाज शरीफ की क़यादत में आज तक ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत बनने जा रही है, उसमें कोई डेडलॉक तो नहीं है इमरान खान साहब? एजुकेशन की मिनिस्ट्री में है कोई इशू? जी बिल्कुल बनने जा रही है। जमात इस्लामी वहां तालीम की वजारत है, हम उसमें बड़ी इस्लाहात लेकिन तालीम की वजारत में इमरान साहब के मैनिफेस्टो में जिस तरह नवाज शरीफ साहब के बेशक टॉप है, उनका एजुकेशन है तो वो तो उनको करने देना, आप क्या आप करेंगे उसको? नहीं तो फिर सारा ही मंशूर उनका मैनिफेस्टो है। फिर यह है ना कि जी पार्टनर जो होते हैं वो भी बाहर लेकर अपनी अहमियत रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का व्यूज। आज के प्रोग्राम था, कल तक के लिए हम इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए।